नमस्कार दोस्तों, ऑडियो यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यू डेवलपमेंट। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट ने भारत में 741 मिलियन डॉलर्स, लगभग यह 5,406 करोड़ रुपए होते हैं, इतने रुपए के भारत में प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को न्यू डेवलपमेंट ने मंजूरी दी है 741 मिलियन डॉलर्स मूल्य के। तो चलिए अब जानते हैं कि यह न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक 5 देशों के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और ये 5 देश हैं ब्रिक्स: ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और यह इन्हीं देशों के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो चलिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बारे में जानते हैं, जो इसका इतिहास है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को सबसे पहले जानते हैं इस्टेब्लिश क्यों किया गया था। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में, लोन के जरिए, गारंटी के जरिए, इक्विटी के जरिए और पार्टिसिपेशन। बेसिकली न्यू डेवलपमेंट बैंक को शुरू में ये जो 5 ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इन ब्रिक्स देशों के लिए लोन प्रदान करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था कि ये 5 कंट्रीज हैं, इन 5 कंट्रीज में कोई भी पब्लिक, जैसे कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजना है कोई, और या फिर कोई पब्लिक या फिर कोई प्राइवेट परियोजना है, उसको लोन दिया जा सके, उसको पैसे, इक्विटी प्रदान की जा सके, धन प्रदान किया जा सके, जिससे कि वहाँ पर कार्य तेज़ी से हो। और आप इसका लोगो देख सकते हैं, ये इसका लोगो है। इसका लोगो बेसिकली यह प्रदर्शित करता है कि हमेशा परिवर्तन लाते रहो समय के साथ, कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का लोगो। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के बारे में बात करें तो इसका आइडिया भारत ने दिया था। किस ब्रिक्स समिट में? चौथी ब्रिक्स समिट में दिया था, जो कि 2012 में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। तो यह बात नोट रखने योग्य है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का आइडिया किसने दिया था। तो इस बैंक का आइडिया दिया था भारत ने। और कब दिया था? चौथी ब्रिक्स समिट में। और कहाँ हुई थी वो? दिल्ली में 2012 में हुई थी। और जब भारत ने 2012 में आइडिया दिया तो यह चौथी ब्रिक्स समिट थी। तो 5वीं ब्रिक्स समिट, जो कि 2013 में हुई साउथ अफ्रीका के डरबन में, यहाँ पर इस पर सहमति दर्ज की गई। मतलब सभी देशों ने, जितने भी ब्रिक्स देश हैं भारत के अलावा, उन सभी ने कहा कि ठीक है, ऐसा कोई बैंक बनाते हैं। इस तरह से यह भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स देश में सहमति कब दर्ज की गई न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए? तो 5वीं ब्रिक्स समिट में, जो कि कहाँ हुई थी? डरबन में, 2013 में। लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, जो कि फोर्टलेजा ब्राज़ील में 6ठी ब्रिक्स समिट थी, तब हुई थी इसकी स्थापना। तो और चीज़ें आप भूल भी जाइए, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या ये इसी से रिलेटेड है। जैसे वो ब्रिक्स देशों का नाम नहीं लेंगे, वो सीधे क्वेश्चन पूछेंगे कि फोर्टलेजा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। तो आपको याद ही नहीं होगा कि यार ये फोर्टलेजा डिक्लेरेशन है क्या। तो इसलिए ये जो सिटीज़ होती हैं ना, इनका नाम अवश्य याद रखिए। अगर ये सिटीज़ किसी डिक्लेरेशन में या फिर किसी चीज़ की स्थापना में या फिर किसी कन्वेंशन में इन्वॉल्व हैं, तो इनके नाम पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, और केन्या कन्वेंशन क्या है, नैरोबी समिट क्या है, एट्सेट्रा। मतलब सिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोर्टलेजा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। तो यह रिलेटेड है न्यू डेवलपमेंट बैंक से। तो आपको तो ये अच्छे से याद रखना चाहिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में 6ठी ब्रिक्स समिट में फोर्टलेजा डिक्लेरेशन में हुई थी, जो कि ब्राज़ील में है। ओके, अब इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो यह चाइना के शंघाई में स्थित है। शंघाई काफ़ी एक बड़ी सिटी है, जैसे कि अमेरिका में न्यूयॉर्क है। तो चूंकि ब्रिक्स देशों का बैंक है, इसलिए इसका हेडक्वार्टर ब्रिक्स देशों के अंदर ही स्थित है, जो कि चाइना में शंघाई में है। और आपको एक बात और बता दें कि ब्रिक्स देश जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसे अभी ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया गया था 2018 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा। तो क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स देशों न्यू डेवलपमेंट बैंक को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है, इसको आपको याद रखना चाहिए। 2 सेंटेंस महत्वपूर्ण है। एक पूछा जा सकता है कि फोर्टलेजा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। दूसरा पूछा जा सकता है कि यह न्यू डेवलपमेंट बैंक को ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है जनरल असेंबली में या नहीं। और तीसरा पूछा जा सकता है कि क्या न्यू डेवलपमेंट बैंक का आइडिया किसने दिया था। तो भारत ने दिया था। कब दिया था? 2012 में दिया था। कहाँ दिया था? दिल्ली की चौथी ब्रिक्स समिट में।
तो अब कैपिटल की बात करें तो इसमें इनिशियल सब्सक्राइब्ड कैपिटल $50 बिलियन थी। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, जो शुरू में देना ही था वो $50 बिलियन की कैपिटल थी, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी इसके पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच में। तो सभी देशों को 10-10 बिलियन डॉलर देना था, जिसमें से $2 बिलियन पेड इन कैपिटल थी, मतलब हर एक कंट्री को $10 बिलियन शुरू में देने थे, और $2 बिलियन पेड इन कैपिटल थी, मतलब जो तो देना ही है, और उसमें से बचे $8 बिलियन जो कि कॉलेबल कैपिटल थी, मतलब इसको बाद में लिया जा सकता है अगर चाहा जाए तो इस तरह शुरू में सभी ने $10-10 बिलियन दिए थे, और इस कारण सभी के शेयर बराबर थे, क्योंकि अगर सभी $10-10 बिलियन देंगे तो सभी के शेयर कितने होंगे, 20% होंगे, 100% की बात की जाए, है ना। तो शुरू में जब इसकी स्थापना की गई थी तब सभी के शेयर $20 बिलियन थे, लेकिन अभी भी $20 बिलियन ही हैं, लेकिन बैंक के चार्टर में ये कहा गया है कि बैंक में न्यू मेंबर्स को ज्वाइन कराया जा सकता है, लेकिन कभी भी बैंक के फाउंडिंग मेंबर्स जो कि ब्रिक्स देश हैं, इनका शेयर 55% से नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब अभी तो ब्रिक्स देशों का शेयर 100% है, लेकिन जब भी नए देश आएंगे तो इस ब्रिक्स देशों का शेयर 55% से कम नहीं जाना चाहिए, ऐसा उसके डिक्लेरेशन में लिखा गया है। तो मैंने क्या बताया कि शुरू में $50 बिलियन की क्या थी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी, और $100 बिलियन की अथोराइज्ड कैपिटल थी। मतलब ये $50 बिलियन तो शुरू में देना ही था, लेकिन ये $100 बिलियन भी हो सकता है अगर देशों के पास पैसा हो या ब्रिक्स देश चाहें तो शेयर होल्डिंग की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि सभी के पास 10-10% 20-20% शेयर हैं, क्योंकि सभी के पास 10-10 बिलियन रुपए सभी को देना था, तो $50 बिलियन इस तरह से हुए, और जब सभी $50 बिलियन देंगे तो 20-20% का शेयर उनमें बनता है, और कुल शेयर हैं यहाँ पर 1 मिलियन, मतलब 10 लाख शेयर हैं, तो एक शेयर की कीमत बनती है $1 लाख। तो वैसे ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये मैं आपको केवल ऐसे जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ये जरूर महत्वपूर्ण है कि किस देश का कितना शेयर है। तो अभी तो सभी देशों के बराबर शेयर हैं, कितने, 20-20% शेयर हैं। तो चूंकि शेयर सभी देशों के बराबर हैं, इसीलिए वोटिंग पावर्स भी सभी देशों की बराबर होगी। जैसे कि अगर मैं कोई कंपनी रन कर रहा हूँ, वहाँ पर मेरे दो दोस्त और शामिल हैं, और सभी के शेयर बराबर हैं, 1/3 1/3 1/3, तो किसी भी डिसीजन को लेने में सभी के पास बराबर पावर्स होंगी। मतलब कोई भी एक व्यक्ति अगर मना कर देगा तो वह डिसीजन नहीं लिया जाएगा, अगर जो डिसीजन के लिए 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए, क्योंकि सभी के पास बराबर पावर्स हैं। इसीलिए यहाँ न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी सभी के पास बराबर शेयर्स हैं, एक 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 और एक, और इस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं, और किसी के पास वीटो पावर्स नहीं है जैसे कि वर्ल्ड बैंक में अमेरिका के पास है, क्योंकि उसकी शेयर ज़्यादा हैं। तो अब चलिए बात करते हैं रोल और फंक्शंस की। तो बैंक का काम, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि शुरू में इसका काम था ब्रिक्स देशों में पैसे इन्वेस्ट करना, पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में, लेकिन अब यह इमर्जिंग कंट्रीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में भी अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि उन्हें सस्टेनेबल ग्रोथ प्रदान किया जा सके, जिससे लोन के जरिए। तो कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में डिफरेंस क्या। बेसिकली जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक किसके द्वारा स्थापित किया गया, ब्रिक्स देशों के द्वारा, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक एशिया के लिए स्थापित किया गया है, लेकिन बेसिकली ये न्यू डेवलपमेंट बैंक को इसका प्रतिद्वंदी माना जाता है, इसलिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यह क्या डिफरेंस है दोनों में। तो जैसा कि सबसे पहले तो कंट्रीज़ के पार्टिसिपेशन में ही डिफरेंस है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में सिर्फ 5 ही देश हैं, ब्रिक्स देश हैं, और एशियन डेवलपमेंट बैंक में 57 देश हैं, 57 देश हैं। और दूसरी बात है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में सभी के पास बराबर शेयर हैं, बराबर वोटिंग पावर्स हैं। एक कंट्री के पास 20% शेयर है और एक कंट्री एक ही वोट दे सकती है। लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक्स में चाइना के पास 30% शेयर है, इंडिया के पास 8.52% शेयर है, और इसी कारण दोनों कंट्रीज की वोटिंग पावर 26.06% और 7.5% क्रमशः है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि चाइना की वोटिंग पावर कितनी ज़्यादा है, 26.06%, जो कि 25% से भी ज़्यादा है, इसलिए उसको वीटो पावर मिल जाती है। क्योंकि अगर वो ना चाहे किसी प्रोजेक्ट को अथोराइज करना, तो फिर तो वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसकी अकेले की शेयर होल्डिंग कितनी है,
शेयर होल्डिंग नहीं, वोटिंग पावर्स कितनी है, 26.06%। तो दो मेजर डिफरेंस हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में और एशियन डेवलपमेंट बैंक में, कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में तो पहले 5 ही देश हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक में 57 देश हैं। और दूसरा मेजर डिफरेंस है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में सभी निर्णय में वोटिंग पावर्स बराबर हैं, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक्स में या फिर वर्ल्ड बैंक में भी कहें, वहाँ पर वोटिंग पावर्स बराबर नहीं है। वहाँ वोटिंग पावर्स उतनी है जितनी आपकी कैपिटल होगी। इस चार्ट को भी देख सकते हैं। इस चार्ट में जैसा कि बताया गया है कि ब्राज़ील, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका और रसिया के कैपिटल से शुरू में 10-10 बिलियन डॉलर्स के ये कैपिटल जा रहे हैं इधर, जो कि 50 बिलियन डॉलर बनाते हैं। यह शुरू का कौन सा कैपिटल था, सब्सक्राइब्ड कैपिटल था। और इसके अलावा सभी ने इधर एक नया कैपिटल भी बनाया है जो कि कंटिंजेंसी एक करेंसी पूल है, मतलब आपदा के समय, किसी अनफॉर्सीन एरर के समय इसका इस्तेमाल किया जा सके, जो कि 100 बिलियन डॉलर्स हैं, और जिसमें भारत, ब्राज़ील और रसिया के 18 बिलियन डॉलर्स हैं, और साउथ अफ्रीका का सिर्फ 5 बिलियन डॉलर्स हैं, और चाइना के 41 बिलियन डॉलर्स इसमें शामिल हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा था वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।